नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बहुत ज़्यादा आप लोग मेरी लाइव क्लास को मिस कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि अभी देख रहे हैं सब लोग रिकॉर्डेड ही ज़्यादा आप लोग पढ़ पा रहे हैं, लाइव उतना हो नहीं पा रहा है। थोड़ा सा जो है कि इंग्लिश मीडियम वगैरह हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, उसमें बहुत सारे टीचर्स ने फॉर्म भरा है, तो उनसे बात उत करने में थोड़ा, इधर तो बकरीद था एक दिन, देखें आप लोग। और फिर ये वाला हुआ क्या बोल रहे थे, हाँ फिर क्या हुआ, उसके बाद संडे हो गया और आज मंडे है, तो आज भी थोड़ा सा जरूरी था, लाइव नहीं ले पाए पर रिकॉर्डेड है। और इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस किए होंगे आप लोग, मुझे पता है। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, पर चीज़ें बहुत ठीक हो जाएगी और दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप। सिलेबस टाइम से हम खत्म कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग रिकॉर्ड बेस से पढ़ते रहिए, आप लोग मत रुकिएगा, ठीक है। टॉप 50 जो है कि संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो हम लोग 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। मंगलम पहला था, दूसरा पाटलिपुत्र वैभवम था, तीसरा अलस कथा और चौथा हमारा संस्कृत साहित्य लिखिका। तो 4 चैप्टर से हमने टोटल 50 क्वेश्चन लगभग आप लोग के लिए लाया है, और आप लोग को इस रिकॉर्डेड वीडियो को अच्छे से देखना है और लास्ट में आपको बताना है कि 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा ईमानदारी से 50 क्वेश्चन को देखिएगा, कोशिश कीजिए कि कॉपी में एक एक नंबर को लिखिए मेरे साथ में आप लोग, और लास्ट में आप लोग जरूर बताइए स्कोर कितना हुआ। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रसाद की तरह होता है ज्ञान, हमेशा याद रखिएगा। आइए पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन से लगभग 10 सवाल मिलेगा आपको, पहला चैप्टर से लगभग आपको टोटल 10 सवाल मिलेगा। पहला क्वेश्चन कि मंगलम पाठ कहां से लिया गया है, आपको याद होगा कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है, तो हमने आपको बताया होगा कि जो आत्मा है वो महान से महान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है, तो आत्मा यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो हम लोग पढ़े थे कि मंगलम पाठ के जो रचनाकार हैं वेद व्यास जी हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं, तो जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आप लोग पढ़े होंगे कि मंगलम पाठ के जो मंत्र हैं वो किस रूप में है, पद्यात्मक रूप में है ना। नेक्स्ट है सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है ना। तो ये जो पूरा संसार है बच्चों, ये जो है किसके द्वारा अनुशासित है, तो वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। परमात्मा अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई कुछ कहता है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं, नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, आप लोग पढ़ लिए होंगे। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में चर्चा है बच्चों, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो 4 अलग अलग उपनिषद से लिए गए हैं। पहला मंत्र जो है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरा मंत्र कंठोपनिषद से लिया गया है, तीसरा मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है, चौथा मंत्र भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और पांचवा हमारा श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो हम लोग पढ़े थे कि ईशावास्य उपनिषद जो कि पहला मंत्र है, और ईशावास्य मतलब ईश्वर बच्चों, और ईश्वर क्या है, सत्य है। मैंने बताया था ट्रिक में, ईश्वर सत्य है। ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में चर्चा है। कंठोपनिषद में अगर हम देखें तो आत्मा के विषय में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहां जाते हैं, तो सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक चले जाते हैं, ऑप्शन ए सही है। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, तो अपने नाम और रूप छोड़कर के बच्चों समुद्र में नदियां मिलते हैं। कौन मिलते हैं, नदियां। 10 क्वेश्चन हो गया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 10 में से 10 सही किए होंगे। अब थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ स्पीड बढ़ाइए और थोड़ा दन 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 लिखना स्टार्ट कीजिए। आइए, है ना। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें, तो कहते हैं कि सत्य धर्म के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सत्य धर्म के लिए किसको, हिरण्मय पात्र को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, तो वो लोग सत्य मार्ग को ही अपनाते हैं। नेक्स्ट है अब चैप्टर नंबर दूसरा, 12 क्वेश्चन चैप्टर पहला से हमने आपके लिए सेट किया था। चैप्टर नंबर दूसरा स्टार्ट होता है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। आप पढ़े होंगे कि मध्यकाल के टाइम में ही पाटलिपुत्र जो है पटना नाम से, और अभी तक हम लोग पटना ही कहते हैं। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है, पढ़े होंगे गंगा नदी है। नेक्स्ट है बच्चों पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, तो पाटलिपुत्र में भगवान जी आए थे, बुद्ध भगवान जी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी जी हैं, ऑप्शन नंबर सी है। पटना कौमुदी महोत्सव, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे कि पटना में कौमुदी महोत्सव जो है गुप्त वंश के शासनकाल में बड़ा फेमस था,
है ना। और शरद काल के टाइम होता था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? तो मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, है ना। एक एक चीज आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो दिमाग में सब कुछ चल रहा होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था, ऑप्शन ए सही है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है गांधी सेतु कहाँ पर है? गांधी सेतु बच्चों एशिया का सबसे बड़ा सेतु माना जाता है, जो पाटलिपुत्र में ही स्थित है। राजशेखर की रचना कौन सी है? अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने ट्रिक बताया था कि राजा क्या खाता है, बताओ। राजा मांस खाता है, तो बच्चों काव्य मीमांसा हो जाएगा, काव्य मीमांसा। नेक्स्ट है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में होता था? जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये शरद ऋतु में होता है। मेरे बच्चे एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या सब कुछ अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ गुरुजी बहुत गुस्सा है आपसे, लाइव क्लास नहीं ले रहे हो। बस रुक जाओ जल्दी से। नेक्स्ट किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुआ था? देखो अधिक समृद्ध की अगर मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ठीक ठाक था। मेगास्थनीज बुद्ध तो नहीं होगा। अधिक समृद्ध की बात करें बच्चों तो आई थिंक अशोक जी के समय में अधिक समृद्ध हो गया था, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? मानसा, जब मांस देखा तो राजशेखर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट फटाफट आंसर कीजिए। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र कहा जाता था। भगवान बुद्ध जी भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था? भगवान बुद्ध ने किस शहर को किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था? तो पाटलिपुत्र सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारा सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है? तो ये भी पाटलिपुत्र ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पटना का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना पुराना है? ये 2026 में क्वेश्चन पक्का आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो 2500 वर्ष पढ़े होंगे आप लोग। अलस कथा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। अलस कथा आप लोग पढ़े होंगे भाई, 4 आलसी होते हैं, बड़े खतरनाक है। और मिथिला जो है, जो हम लोग मधुबनी दरभंगा का साइड है मिथिला, वहां पर एक मंत्री होते थे जिनका नाम था वीरेश्वर, और वो सबको फ्री में भोजन खिलाते थे। हाँ, तो अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया? तो ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट है अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो ये बच्चों एक व्यंग किया गया है, मैंने पढ़ाया था आपको, व्यंग्यात्मक कथा है। आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर ली गई थी? तो आग लगा कर ली गई थी, ऑप्शन बी सही है। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? 4 ऐसे लोग थे जो नहीं भागे थे। लगता है इस घर में आग लगी है, किस पुरुष ने ऐसा कहा था? पहले ने कहा कि भाई ये कैसा कोलाहल है, दूसरे ने कहा लगता है आग लगी है, तो दूसरे पुरुष ने कहा था लगता है आग लगी है। नेक्स्ट है कि दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं? तो दयावान लोग जो होते हैं वही तो आलसियों के रक्षक होते हैं। नेक्स्ट है पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो पुरुष परीक्षा जो है किस रूप में? तो आप पढ़े थे बच्चों की पुरुष परीक्षा जो है ये किस रूप में है? तो कथा के रूप में, है ना, नाटक के रूप में, है ना, नाटक के रूप में, सही है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में कथा रूपेण बच्चों, कथा रूपेण, माफ कीजिएगा, कथा के रूप में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा था? नहीं सर, मिथिला का मंत्री जी था, ऑप्शन नंबर बी होगा। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार पूछा जाए या अलस कथा का पूछा जाए, बात तो वही है भाई, ये अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो विद्यापति राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। स्त्रियों का रक्षक कौन होते हैं? तो स्त्रियों के रक्षक उनके पतिदेव जी होते हैं, ऑप्शन बी सही है। आई थिंक आपने 40 में बहुत अच्छा सही किया होगा, बहुत ज्यादा सही किया होगा। नेक्स्ट है माता किसका रक्षक होती है? माता अपने बच्चों का रक्षक होती है, ऑप्शन डी सही है। कौन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं? जो आलसी टिक करना बच्चों नहीं करना चाहते हैं। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका, अब शुरू हो रहा है आपका चैप्टर नंबर 4 जो लास्ट मैंने पढ़ाया था, संस्कृत साहित्य लेखिका। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान में मिथिलेश कुमारी मिश्र जी हो जाएंगे। अर्थवेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है? ऋग्वेद में 24, अर्थवेद में 5, लौकिक संस्कृत में 40। ठीक है, चलो भैया, अर्थवेद में 5, ऑप्शन डी सही है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद हैं? तो लौकिक संस्कृत की मैं बात करूं तो 150 पद हैं, ऑप्शन ए सही है। विजयंका का काल कौन सा था? विजयंका जी 8वीं शताब्दी की थी। नेक्स्ट है समाराव ने किसकी रचना की है?
पंडिता छमाराव ने बच्चों शंकर चरितम की रचना की है। अगर मैं ऐसे देखूं बच्चों तो ग्राम ज्योति भी पंडिता छमाराव की रचना ही है, ग्राम ज्योति भी इसकी रचना है, तो ये भी हो जाएगी इसकी रचना। तो आई थिंक यहाँ पर जो है हमारा बी और सी दोनों ऑप्शन सही आ रहा है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य ने किसके शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य मित्रिय को किसकी शिक्षा देते हैं? आप ऐसा कह सकते हैं उनकी पत्नी को वो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चौ से चालुक्य और चौ से चंद्रादित्य, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। और बच्चों पता है आपको इसकी शताब्दी कितनी है? तो सर शताब्दी भी इनकी अगर मैं बात करूं तो शताब्दी भी 14वीं शताब्दी। लास्ट क्वेश्चन है और बच्चों लास्ट क्वेश्चन कहता है कि वर दाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य किसकी रचना है? तो बच्चों वर दाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये तिरुलांबा की रचना है। ऑप्शन इज राइट ए ऑप्शन। तो बच्चों ये 50 क्वेश्चन थे जो आप लोग का रिवीजन के लिए था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। प्लीज आप लोगों को बस एक कमेंट करना है कि आपका स्कोर क्या रहा और आपको ऐसा क्लास पसंद है, क्या आपको ऐसी वीडियोस पसंद है बच्चों, ऐसी वीडियो क्लास पसंद है ना? वीडियो क्लास पसंद है कि गुरुजी कभी कभी ऐसा हो जाए, अगर आप नहीं रहते हो तो कोई कभी कभी यार ऐसे दे दो, रिकॉर्डेड दे दो, क्या आप चाहते हैं जिसमें बहुत कम टाइम लगे और हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा पाए? तो मिलते हैं बच्चों फिर लाइव क्लास में बहुत ही जल्दी। कल से लाइव क्लास होगी, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद बच्चों, बाय, लव यू। आप सभी को हालचाल भी लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में, स्कोर भी लिखना, ठीक है भाई? डरो मत, हो जाएगा। मैं हूं ना साथ में। रिकॉर्डेड बैच से या तो प्लेलिस्ट से या ऐप पे जाकर के अपनी पढ़ाई चालू रखो। ऐप में 749 रुपए में पूरा बैच आपको मिलता है, जहां आपको 1 साल का पूरा पढ़ाया हुआ रिकॉर्डेड है, नोट्स है, क्रैश कोर्स है, इस साल का लाइव बैच है, इस साल का क्रैश कोर्स है, एवरीथिंग बच्चों। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सब कुछ उपलब्ध है, नहीं पढ़ने वालों के लिए अरे सर आप लाइव नहीं लेते हो, ये वो नहीं करना है। टॉपर्स को सुन रहे हो? अंशु का वीडियो आया था, सुनो उनको, टॉपर्स को सुनो, वो लाइव के चक्कर में नहीं रहते, रिकॉर्ड देखते हैं। चलो बच्चों, लव यू, बाय, ठीक है। जिनको जिनको बैच परचेज करना है सब लोग ऐप पे जाना, ये नंबर दे देता हूँ, दीदी लोगों से बात करना 7700879453। दीदी लोगों को मैंने कॉल सेंटर पे बैठा के रखा है, उनको बोलना कि संजय सर ने नंबर दिया, भाई बताओ कोर्स कैसे परचेज करना है दीदी, फिर दीदी लोग बता देगी, फिर कोर्स परचेज कर लेना, ठीक है। बाय।